Okay, so I was asked to give a briefing of NCERT for the school examinations, and hence I'm doing that. Okay, तो स्टार्टिंग में कुछ थियोरेटिकल दिखा रखा हुआ है, वही वाली फालतू बकवासें हैं और कुछ नहीं। जैसे एक महर्षि कन्नड़ हुआ करते थे। अरे मतलब कन्नड़ मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहते हैं मतलब क्या बोल रहे हैं अपन। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कनाडा वो कनाडा से हैं या कन्नड़ बोलते थे, नहीं, उनका नाम था महर्षि कन्नड़। ठीक है। अब इनने क्या बोला, एक होता है मॉलिक्यूल, उसे बोलते हैं अणु। ठीक है, हिंदी नहीं आती इसलिए इंग्लिश में बोला अणु। और इसका सबसे छोटा तत्व होता है परमाणु। अब इंडिया में यहाँ तक करके इतने खुश हो जाते हैं ना, आगे कुछ करते नहीं हैं। फिर किसी ने बोला था, डेल्टन नाम के आदमी ने, इसने मोल कंसेप्ट बना दिया एटॉमिक के चक्कर में, इसलिए यार बच्चे बच्चे रोते हैं। ठीक है। अरे यार तुम्हारा, ठीक है, अब इतनी चीज स्माइल देंगी तो गुस्सा कौन कौन करेगा फिर, सही बात है। हटते क्यों नहीं हो बच्चा, आप हटो पहले, हाँ। आप भी हट जाओ, हाँ। ऐसे आते रहेंगे नोटिफिकेशन, कोई नई बात नहीं है, होता रहता है मेरे साथ ये तो। ठीक है, तो अब डेल्टन ने बोला जो एटम है, वो एटम जो है वो फर्दर इनडिविजिबल है। लोग यही मानते थे, जो एटम से एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनते, यहीं तक एटम चलता था। इस पेज में इतनी बकवासी की गई है। बट फिर किसी ने वही, तुम लोग जो बचपन में करते थे, स्केल को दूसरे के बाल से रब कर दिया। ठीक है, तो इसने फिर पेपर्स को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। पता लगा ठीक है, मतलब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसी एक चीज का कुछ नामांकन हुआ, स्टोनी ने किया था। तो पता लगा भैया ये डेल्टन बोल रहा है एटम फर्दर इंडिविजिबल है, यहाँ तो एटम फर्दर सब डिवाइड हो रहा है। किसमें? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में। फिर इंसान को चैन कहाँ है? न्यूक्लियस को फर्दर सब डिवाइड कर दिया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। तो यही सब बकवास से भरा हुआ पूरा चैप्टर ये है, इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना? समझ में चैप्टर आए चाहे ना आए, दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा तुम लोगों का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स वेस्ट सम मोर टाइम एंड लेट अस स्टार्ट दिस। अब सबसे पहले तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना, कौन सी चीज की खोज कैसे हुई, क्यों हुई, काय को हुई, क्यों सरदर्दी इतनी ज्यादा है जिंदगी में। अब है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। माइकल फैराडे, इसको फिजिक्स से चैन नहीं मिला था, इसने केमिस्ट्री में घुसना चालू कर दिया। ये वही आदमी जिसने बताया था एक फिनोमेना, उसका नाम है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इसने चालू किया इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है ना? अच्छा खासा वायर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी, इसको दिक्कत नहीं थी उससे। जबरदस्ती जानबूझ के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट डाल डाल के, ऑर्डिनेट डाल डाल के पूरा इलेक्ट्रोलाइट जमा दिया बैठ के उसने। फिर डायरेक्ट करंट डाल डाल के उसने पता किया कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो कैटायंस भी मूव हो रहे हैं, ये भी मूव हो रहा है, दुनिया मूव हो रही है, बस मूव ऑन नहीं कर पा रही है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जैसी चीज समझ में आई कि हो सकती है। तो फैराडे के साथ, अभी नाम ऐसे फैराडे का दे रखा है। दो घटिया लोग और थे, एक का नाम था थॉमसन और दूसरे का नाम था कहते हैं प्लकर। इन लोगों ने मिलके एक कैथोड रे ट्यूब बनाई। अब कैथोड रे ट्यूब को समझते मतलब क्या होता है, देखो। कैथोड, जो कैथोड होता है, कैथोड बेसिकली होता है कैटायन डिस्चार्जिंग इलेक्ट्रोड। कैथोड कैटायन को डिस्चार्ज, कैटायन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसे डिस्चार्ज करने के लिए कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ही एनोड होता है एनायन डिस्चार्ज, इसलिए एनोड पे चार्ज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो कुछ था, हाई प्रेशर पे गैस रखी गई यहाँ पे। अरे इतना नहीं करना होता है? हम्म, क्या है, अच्छा हाँ।
सॉरी। हाई प्रेशर पे यहाँ पे गैस रख दी गई थी यहाँ पे। उससे क्या हुआ, गैसेस आपस में चिपक चिपक के बैठी हुई थी। तो जैसे ही उसने हाई वोल्टेज ऑन किया, यहाँ चमक उठा कुछ, इधर पे इस हिस्से में कुछ चमक उठा। इससे एक चीज पता लगी, इससे एक चीज पता लगी कि भाई ऐसा है, कुछ तो है एटम में ऐसा जो नेगेटिव चार्ज का ट्रैवल कर रहा है। उसने इस बीम का नाम रख दिया कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड से आ रही थी और एनोड पे लग रही थी। ठीक है। अब इस नेगेटिव चार्ज की अच्छी बात क्या लगी, अंदर कोई भी गैस भरो, ठीक है ना, अंदर कोई भी गैस भरो, जो इंटेंसिटी थी फ्लोरोसेंस की, और जो चार्ज बाय मास रेशियो था, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज बाय मास रेशियो, वो हमेशा सेम आ रहा था। मतलब हर एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग नंबर में होते होंगे, पर हर इलेक्ट्रॉन एक जैसा ही होता है। ठीक है। दूसरा, जो रास्ते में चीजें आ रही थी उसको आयनाइज कर रही थी, मतलब पार्टिकल नेचर भी है। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा था, जो गैस निकली थी वो आयनाइज्ड गैस हो रही थी, मतलब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है उनसे, तो उससे पता लगा पार्टिकल नेचर भी। दूसरा, स्ट्रेट में ट्रैवल करते हैं, नेगेटिव चार्ज है, तो उससे एक टर्म कॉइन हुआ, उसका नाम था इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम था? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन्स था। फिर इसका चार्ज बाय मास रेशियो इस आदमी ने डिस्कवर किया। किसने? जे जे थॉमसन ने। ठीक है ना। जे जे का फुल फॉर्म जगदीश जयराम थॉमसन। ठीक है ना, जो भी मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने ये मेजर कैसे किया? इसने एक तो लगाई मैग्नेटिक फील्ड, एक लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे उसने, मतलब नॉर्मल कैथोड रे थोड़ी देर स्ट्रेट चलेगी, फिर ऑब्वियसली ग्रेविटी से गिरेगी भी। इसने फील्ड के साथ इसको एडजस्ट करके बी पॉइंट पे लेके आ गया। मतलब इस पे फील्ड से कुछ फोर्स लगा होगा, तो कभी सी पे गिर रही थी, कभी ए पे उड़ रही थी, वो बीच में ले आया उसको। तो उससे क्या हो गया, चार्ज बाय मास का रेशियो आ गया। और वो चार्ज का मास रेशियो कांस्टेंट था, चाहे यहाँ पे कोई भी गैस भर दी हो, कोई भी गैस भर दी हो। पता लगा इलेक्ट्रॉन जो है हर चीज को यूनिफॉर्म होता है। इससे ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है इसमें। ठीक है ना। क्या क्या याद रखना है इसमें? ठीक है ना। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया फैराडे ने। ठीक है। उससे कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आए, वो डिस्कवर किए थॉमसन ने। ठीक है। उसका चार्ज और मास निकाला किसने? मुलिकन ने। ठीक है ना। वो एक्चुअल में जो वेरीफाई किया, देखो इसने तो निकाल के दे दिया थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करते हुए। उसके बाद मुलिकन ने कहीं दिया हुआ हरियाली में, हाँ ये रहा, मुलिकन ने डिस्कवर किया था कि उसका चार्ज और मास रेशियो कांस्टेंट होता है, चाहे कुछ भी यूज करो, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। अरे कुछ नहीं था, चार्ज ऑयल ड्रॉप है, नीचे गिर रहा है ग्रेविटी से, तो नीचे फोर्स लग रहा है mg। क्या लग रहा है? mg। अब इस पे फील्ड लगा दी ताकि इसको रेजिस्टेंस कर सके, एयर रेजिस्टेंस के अलावा रेजिस्टेंस कर सके। ये फोर्स लग गया, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों को न्यूटन्स लॉ से बैलेंस किया, आंसर आ गया इसका, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है। अब किसी ने क्या किया, ये तो पता लग गया कि एनोड रेज, सॉरी कैथोड रेज जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। अब किसी ने क्या किया, ऑपोजिट टर्मिनल जोड़ दिए। मतलब कैथोड पे नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ दिया, एनोड पे नेगेटिव जोड़ दिया बेवकूफ ने। फिर भी लाइटनिंग आ गई, फिर भी जो एक्सपेरिमेंट था, जो ये कैथोड एक्सपेरिमेंट था ये वाला, फिर भी इसमें क्या आ गया, लाइटनिंग आ गई। वो जिंक फ्लोरेसेंस, जिंक स्क्रीन जो है वो फ्लोरेसेंट हो गई। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव भी है। तो पता वो पॉजिटिव क्या था? जब कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे ना यहाँ पे ऐसे करके, तो इलेक्ट्रॉन्स किससे निकल रहे थे? एटम से निकल रहे थे। जब एटम से निकल रहे थे तो ये एटम्स हो गए पॉजिटिव। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड की तरफ, तो ये पॉजिटिव कहाँ मूव कर रहा है? कैथोड की तरफ। बट मान लो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, क्लोरीन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, सब इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम ही है, तो इसका चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। बट जो बचेगा, H2 प्लस, He प्लस, वो सर He प्लस, अरे तुमसे तुम्हें क्या मतलब उससे?
तुम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो। मुझे जहां तक लगता है चार्ज सब में सेम है, बट इनमें से किसी का मास सेम नहीं है, तो इस सब का चार्ज बाय मास रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इससे क्या दूसरी चीज पता लगी, कैथोड रे से पता लगा कि भाई एक न्यूक्लियस भी होता है, वो हर एटम का अलग अलग होता है, और सही बात है। कोई भी दो एलिमेंट का मास नंबर अगर सेम है तो वो सब संजोग है। वैसे जनरली मास नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ऐसा पता लगा कि केनाल रेज है, एनोड रेज, वो पॉजिटिव है, कैटायंस है। ठीक है, नेगेटिव रेज इलेक्ट्रॉन्स है, ये दोनों मिलके एटम बनता है। तो जल्दबाजी में थॉमसन ने कुछ सोचा भी नहीं, एक बार रदरफोर्ड से कंसल्ट कर लेता, भाई क्या है। नहीं, कंसल्ट करने नहीं। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया, बैठ के वाटरमेलन खा रहा था, उससे पूछ लिया मॉडल कैसा होगा। तो उसने वाटरमेलन चबाते हुए बोला कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ना, ये न्यूक्लियस है, ये एटम है। न्यूक्लियस भी क्या, ये एटम है। न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं की आदमी ने, बेवकूफ ने। और बोला जो ये थूक के बोलता है, थू, ये जो बीज निकल रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल से बता दिया। इसमें सिर्फ एक ही चीज सच्ची थी, जो टोटल नेगेटिव एटम में जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो टोटल पॉजिटिव के बराबर होता है। ठीक है, इतना सही था। बट कभी भी हम लोग या मॉडल्स कुछ नहीं कर सकते। रदरफोर्ड नाम के इंसान ने एक गड़बड़ की थी। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या बोला, मैं जरा अपने मालिक थॉमसन का मॉडल वेरीफाई करता हूँ। तो उसने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, कुछ नहीं होते, ये होता है अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसको एक रेडियो एक्टिव सोर्स से बोम्बार्ड किया, गोल्ड फॉइल पे, अमीर था ना गोल्ड फॉइल पे। ठीक है, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे। ठीक। अब हुआ ये कि अगर मॉडल होता थॉमसन वाला, थॉमसन का तो पूरा पॉजिटिव स्फीयर था, तो सारे अल्फाबेट टकरा टकरा के इधर उधर हो जाना चाहिए, तितर बितर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा होनी चाहिए, तितर बितर, ठीक है ना। बट हुआ क्या, 90% अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल गए जैसे कुछ था ही नहीं। इक्के दुक्के डिफ्लेक्ट हुए होंगे, 1 आउट ऑफ 10,000 डिफ्लेक्ट हुए हैं बाय एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसका मतलब भाई गलत था थॉमसन, पूरा पॉजिटिव नहीं है, छोटू सा पॉजिटिव है बीच में, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की कोई औकात ही नहीं है अल्फा पार्टिकल रोक सके। तो इसने, रदरफोर्ड ने बोला कि भाई एक्चुअल में इलेक्ट जो एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर नहीं है, वो थॉमसन के दिमाग की तरह खाली है, थोड़ा सा पॉजिटिव है, बीच में है, इधर उधर तो बस इलेक्ट्रॉन तरह पड़े हुए हैं, वो कुछ कर भी नहीं पा रहे बेचारे। तो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बताया, कुछ नहीं होता, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, बस घूमता रहता है, हर जगह घूमता रहता है, घूमता, थक गया। अब ये भी ठीक है, चलो मान लिया, न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मास में एटॉमिक नंबर भी मान लिया, वो तो वही है, मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन। और अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, आइसोबार, आइसोभार, सेम मास नंबर, आइसोटोप्स पी, सेम प्रोटॉन्स, आइसोटोन सेम न्यूट्रॉन्स, एंड सो ऑन। ड्रॉबैक पे आते हैं, रदरफोर्ड के मॉडल सब कुछ सही था, बस उसने क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाई कर दिया। समझाता हूँ, तुम लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, उसे हर सोलर डे पे थोड़ा सा अपथ्रस्ट देना पड़ता है, नहीं तो वो अर्थ की ग्रेविटी असिस्ट से मूव कर रहा है, तो वो अर्थ में गिर जाएगा कभी ना कभी, स्पाइरल की तरह। इलेक्ट्रॉन का भी तो सेम है, बीच में है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और घूम क्यों रहा है, क्योंकि वो अट्रैक्टेड है किससे, प्रोटॉन से, प्रोटॉन का ग्रेविटी असिस्ट एंगुलर मोमेंटम है प्रोटॉन का, तभी घूम रहा है, राइट, यस और नो, तभी घूम रहा है। भाई अगर ऐसा घूम रहा है तो एनर्जी लूज करेगा, लूज करेगा तो सारी एनर्जी रेडिएट करते हुए स्पाइरल की तरह
खिस जाएगा, घुस जाएगा किसमें, न्यूक्लियस में। ये तो वापस घूम फिर के, मैं ऐसे बोल तो घूम फिर के थॉमसन मॉडल ही हो गया ये तो। ये कौन सी बात हुई? तो रदरफोर्ड का मॉडल भी यहाँ फेल हो गया। तो कुल मिला के क्लासिकल फिजिक्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए ना थॉमसन एक्सप्लेन कर पाया अच्छे से, ना बोहर ना ये एक्सप्लेन कर पा रहा रदरफोर्ड। फिर थोड़ा सा इसमें वेव्स का अनुमान लगाना चालू किया। तो सबसे पहले एक पर्सन आया, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात की। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर। एक इलेक्ट्रॉन है, इट्स अ चार्ज पार्टिकल। जब ये मूव करेगा तो इट इज कॉल्ड करंट। और जब करंट मूव करता है तो वो आसपास के कंडक्टिंग चीजों को अपनी तरफ खींचता है। समझ गए? इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो इसीलिए खींचता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करेगा ही। तो एक भी चार्ज पार्टिकल के मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और ये उसका एनर्जी लॉस का कारण होती है। तो वो जो रेडिएशन निकलता है जब इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, उस रेडिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिकॉज ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इससे एक चीज समझ आई। इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर रेडिएशन रिलीज कर रहा है तो वो नीचे जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। बट अगर वही रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ऊपर जा रहा है। तो रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है। इस एमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सही कहा, बिल्कुल सही, सनलाइट को कहते हैं। तो सनलाइट सीधे हमारी तरफ नहीं आती, ऐसा कुछ होता है। मान लो ये सन है, तो पहले कम वेवलेंथ और ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन होती है। फिर धीरे धीरे करते करते वेवलेंथ बढ़ती जाती है और एनर्जी कम होती जाती है। कॉस्मिक, गामा, मैं क्यों बना रहा हूँ, नीचे डायग्राम होगा ना, ठीक है ना, इसको याद भी रहा हूँ, सिंपल होता है। अच्छा, गामा से है, कॉस्मिक से है नहीं। कॉस्मिक, गामा, एक्सयूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, फमम। ठीक है, इसको साथ रखना। चंडीगढ़, एक्सयूवी, देखी देखी विजिबल, इधर आईआर, माइक्रो रेडियो। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है, ठीक है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में, मतलब एनर्जी में। अब रेडिएशन के बारे में पता तो लग गया। अब रेडिएशन इज टेक्निकली लाइट। लाइट इज रेडिएशन। तो अब उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के साथ रिलेट करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। सिंपल सी बात है। अब क्या मतलब है इस चीज का और उसका क्यों हम रिलेशन यूज कर रहे हैं? हम वो रिलेशन यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर वन थिंग, टू अंडरस्टैंड रेडिएशन एंड इट्स इफेक्ट विथ लाइट। ठीक है। अच्छा सुनो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका पहला पड़ाव था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पहला पड़ाव था, पर उससे पहले आप समझो प्लैंक्स रेडिएशन थ्योरी। क्योंकि उसने उसे बात करके छोड़ दिया मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसकी एनर्जी कौन मेजर करेगा? प्लैंक ऑब्वियसली। तो क्या है, उसने सिंपल सा एक वर्ड बताया। किसने? प्लैंक ने। एनर्जी जो होती है रेडिएशन की, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। तो कॉमन सेंस है, लाइट के हर चीज के लिए होता है। तो इसमें एनर्जी लग गई इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा, स्पीड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज स्पीड बाय वेवलेंथ, बस दैट्स इट। इतना ही बोला था प्लैंक ने। और ये जो एनर्जी होती है ये कंटिन्यूअस नहीं होती।
ये छोटे छोटे पैकेट्स में होती है जिसको तुम कहते हो क्वांटा, यानी कि फोटोन। लाइट को फोटो बोलते हैं क्योंकि लाइट में होता है फोटोन। ठीक है। अब क्या है इसका यूज? बोहर मॉडल। पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो बहुत सिंपल चीज है। ब्लैक बॉडी का सिंपल मतलब याद रखना, एक बार रेडिएशन आ गया तो वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सारा का सारा एमिट कर देगा। ठीक है। सारी एन आइडियल बॉडी which emits and absorb radiation of all frequencies uniformly is called black body, और such radiation called black body radiation। इसका मतलब समझते हो? ब्लैक बॉडी, अगर मान लो तुम्हारे घर का जो तवा है अगर ब्लैक बॉडी है, तो वो ऐसे हीट लेगा, ऊपर सिर्फ रोटी गर्म होगी, तवा अभी भी उसी टेम्परेचर का होगा। एक छू के चेक मत करना, जल जाएगा, बोलोगे अमूल सर ने कहा था। ब्लैक बॉडी ऐसी थोड़ी देने की कोशिश कर रहा है। कह तो रहा हूँ, कोई सर पैर नहीं है। अभी तक जो चीज बता रहा हूँ सब थ्योरेटिकल है, समझ में नहीं आया तो और अच्छी बात है, बस तुमको याद रहना जो बता रहा हूँ तुमको बैठ कर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, समझ जाओ मतलब। फोटो, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब क्या है, ऐसा कुछ होता है, इधर देखो, ये मेटल के एटम्स है सरफेस वाले, ये उनका सरफेस इलेक्ट्रॉन, ये नीचे क्या है, न्यूक्लियस। इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो अगर मैंने रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी यूज की, तो फोटो इलेक्ट्रिक को ऐसे याद करना, रेडिएशन आया, अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्ब करके इतनी एनर्जी को तोड़ के फ्री हो गया, और जो बची एनर्जी थी उसके साथ निकल के काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल गया, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसको ऐसे याद रखना, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन जगाया, इलेक्ट्रॉन जगा के उसको भगाया, इसको ये कहते हैं। ठीक है। अब फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन जगाया, इलेक्ट्रॉन जगा के उसको भगाया, इसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या सब भगा सकते हैं क्या इलेक्ट्रॉन को? नहीं, जिनमें दम होगी वो ही भगा सकते हैं, सबके बस की बात ही नहीं है। तो सारी रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकती, सिर्फ कुछ कुछ रेडिएशन ही कर सकती है। तो पहली चीज क्लियर कर लो, इलेक्ट्रॉन सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा, पर एक्साइट सिर्फ कुछ ही रेडिएशन से हो सकता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर रेडिएशन से ये मूव कर रहा है तो रेडिएशन में पार्टिकल नेचर भी है। इससे प्रूव हुआ था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और ये प्रूव किया था नन अदर देन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। लोगों को लगता है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से उसको नोबेल मिला, नहीं, उसको मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होती है, एच न्यू। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी है उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन, और जो बची हुई एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर। इसे कहते हैं द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। बस इतना ही है इसमें। ठीक है। अब इसका बोहर से क्या ताल्लुक, बहुत बड़ा ताल्लुक है। ठीक है ना, ये तो क्लियर ही हो गया। रेडिएशन की एनर्जी जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए उसमें तो कट जाएगी, और जो बची वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक। बाकी साइको लगता है एल्बर्ट आइंस्टाइन यार, कसम से बड़ा अच्छा इंसान था। अगर ये ना होता तब तक वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा होता, बंद होने का नाम ही नहीं लेता। ठीक। अब न्यूमेरिकल का सिर्फ फॉर्मूले से करना है, कुछ नहीं खास नहीं करना उसे बैठ के। अब बोहर मॉडल पे आता है, बोहर मॉडल पे आता है। पहले मैं समझाता हूँ स्पेक्ट्रा क्या होता है। यू सी, व्हाइट लाइट समझते हो, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, व्हाइट लाइट, ये छाटता है, ओजोन छाट लेता है ये रात तक अंदर रह जाती है।
और इसी की वजह से तुम्हारे कुत्ते बिल्ली को रात को अंधेरे में दिख रहा होता है, इंफ्रारेड की वजह से। व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से होके जाती है तो वो सतरंगी बन जाती है, राइट? है ना? कौन कौन सा कलर आता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, देख पा रहे हो? इसे कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब मान लो मैंने बीच में रख दिया सोडियम, क्या रख दिया? सोडियम। तो होगा क्या, सोडियम जैसी बीच में रखा, लाइट इसके थ्रू निकली, ये येलो वाली लाइट की जगह पे एक ब्लैक पैच आ जाएगा, देखो यहाँ दिख रहा हूँ, ये ब्लैक पैच आ गया एक लाइट की जगह पे। यहाँ पे कोई और सैंपल है, मैं सोडियम समझा रहा हूँ। तो ये ब्लैक पैच क्यों आया? क्योंकि सोडियम ने येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा तो ये सोडियम के अंदर था, ये थे क्या? सोडियम के अंदर 2,8,1 इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, राइट? 2,8,1 इलेक्ट्रॉन्स ही तो है, यस और नो? तो भाई और बहनों, ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे है, एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे, सफिशिएंट होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। अब इस एक्साइटेड सोडियम सैंपल को ऐसे ही छोड़ दिया, तो अब जो इसने एनर्जी एब्सॉर्ब की थी वो वापस करेगा, एमिट करेगा। तो जब अब ये एमिट करेगा तो बाकी जो सतरंगी है पूरा ब्लैक हो जाएगा, पूरा सतरंगी क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा, ठीक? हाउएवर जो येलो लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली थी उसका पैच दिखने लग जाएगा, ये देखो, यहाँ पे उसने कोई सैंपल था उसकी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर ली थी, अब बाकी देखो कलर आ रहे थे, बस बीच में भड़कल ब्लैक पैच थे। अब देखो यहाँ बड़े बड़े ब्लैक पैच है, थोड़ा बहुत ये ग्रीनिश दिख रहा है, और ब्लू पूरा वापस आ गया। तो ये कब आया था? जब एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब एनर्जी हटा दी गई तो जो एनर्जी बची थी वो एमिट कर दी सैंपल ने, इसलिए इसे कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसे याद रखना, बोर ने लिया हाइड्रोजन एटम के सैंपल, उसके थ्रू रेडिएशन भेजा, हाइड्रोजन ने कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर दिया, बाकी रहने दिया, नहीं दिया ऐसे ही। तो जो ऐसे ही चले गए वो इसलिए आए क्योंकि एक एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी थी। अब हाइड्रोजन एक्साइट हो गया, उसको वहां से अलग रख दिया, तो अब वो वापस डी एक्साइट हो गया, ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ग्राउंड स्टेट नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी पहले वो एमिट करने लग जाएगा, तो जो बचे हुए कलर पहले नहीं आए थे वो आ जाएंगे। इन दोनों को मिला दोगे, ये जो ऊपर एमिशन एब्जॉर्प्शन है इनको मिला दोगे तो ये बन जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसलिए कहा जाता है जो एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव्स होते हैं। देखो ध्यान से, अगर तुम दिख रहा हुआ यहाँ पे तो एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव में दिख रहे होंगे, ऊपर एमिशन स्पेक्ट्रम, नीचे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक? अब इससे बोहर को समझ में क्या आया? बोहर को ये समझ में आया कि जो एटॉमिक मॉडल है वो ऐसा नहीं होता जैसा बताया गया थॉमसन या रदरफोर्ड ने। उसमें बीच में न्यूक्लियस तक सब कुछ सही है, उसके बाद क्या है? उसके बाद सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनका नाम है शेल्स। इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, मैं सोडियम उठा रहा हूं, और एक, वो जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट भी होता है और रिमूव करते हुए डी एक्साइट भी होता है। जब एक्साइट होगा तो ऊपर जाएगा, डी एक्साइट होगा तो नीचे आएगा। तो इससे रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होती है और इससे रेडिएशन एमिट भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन absorbs radiation to go from lower to higher orbit, and electron emits radiation to go from higher to lower orbit, इस टाइप से। तो जो फर्स्ट शेल है वो बेचारा सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकता है, एमिट नहीं कर सकता।
तो ये सिर्फ एक ही एटम के लिए पढ़ाया गया बोहर में, हाइड्रोजन एटम के लिए। बहुत सिंपल सा एटम, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, वो भी फर्स्ट शेल में। इसी के लिए सारा का सारा थ्योरी बनाया ए वन इलेक्ट्रॉन वाले कि दो इलेक्ट्रॉन वालों के लिए हम बना ही नहीं सकते थ्योरी, कुछ भी कर लो। तो एक छोटा सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, ठीक है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके बाहर घूम रहा होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है। तो अब एमिशन कैसे होता बताता हूँ। जैसे मान लो ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ये थर्ड लेवल है, ये फोर्थ लेवल है, फिफ्थ लेवल है। इलेक्ट्रॉन जो था हर सैंपल का, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो चला गया फिफ्थ लेवल तक। अब जब एनर्जी हटा दी गई तो अब ये डी एक्साइट होगा, वापस नीचे आएगा। अब जरूरी है कि हर सैंपल ऐसे नीचे आ रहा है। मेरा मन था एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। हाँ, क्योंकि अब तो एनर्जी लूज करनी है। गेन तो हमारे पास फिक्स्ड होती है, जितनी एनर्जी दी वो पूरी गेन करनी पड़ेगी। लूज तो धीरे धीरे कर सकता है। तो ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो ऐसे क्या है, इससे बना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो, एंड में सब ग्राउंड पे आएंगे। कोई सीधा आ गया, कोई यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आ गया, कोई यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से आ गया। तो ऐसे बहुत सारी लाइंस जो है वो वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएंगी। इसे हम कहते हैं दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। और ये सीरीज होती है। इसको कैसे याद रखोगे? लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर हाई, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। लो, ऐसे 1 2 3 4, लो ब्लड प्रेशर हाई, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये अलग अलग सीरीज होती है। इनकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ 2.18 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से 2 पे आया, बताओ कितनी एनर्जी, और जेड दिया हुआ है। तो तुम्हें उस फॉर्मूला पुट करना है, यहाँ नीचे फॉर्मूला दे रखा है। हम्म। 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 या हियर इट इज। तो ये फॉर्मूला एनर्जी का। तो तुमको एन की वैल्यू पुट करनी है, दो एनर्जीज आएंगी, डिफरेंस निकाल लेना, एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन आ जाएगा। वेवलेंथ पूछेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, जो भी एनर्जी आएगी वो रेडिएशन के फॉर्म में ही आ रही है। एनर्जी क्या होती है? एच न्यू होता है। और न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा होता है। इतने में सारा काम हो जाएगा, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एक टर्म्स आते हैं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ और एनर्जी उल्टे होते हैं। तो ये नोटिस कर रहे होगे ना, एनर्जी डिफरेंस इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो मान लो किसी ने पूछा n इक्वल टू 1, लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट एनर्जी 2 से 1, 2 से 1। लाइमन की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट एनर्जी, इन्फिनिटी से 1। एनर्जी निकालो और फिर ऐसी वाला वेवलेंथ निकाल लो, सिंपल है। रिडबर्ग फॉर्मूला क्यों याद करना? हाँ, याद कर लो, लिखने का काम आएगा। वही है, एनर्जी का डिफरेंस अपॉन एच इज वेवलेंथ। दैट्स इट। अब याद है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, इसीलिए वो न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व भी कर पा रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आर डिस्टेंस पे इसका एंगुलर मोमेंटम काम कर रहा है। तो क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr, ये इक्वल टू होता है nh अपॉन 2 पाई। ये फॉर्मूला दिया हुआ था। h प्लैंक कांस्टेंट, n शेल नंबर, ठीक है। इससे ज्यादा बहुत कुछ पढ़ना, इसकी ड्रॉबैक्स पढ़ लेना बस। ड्रॉबैक्स क्या है? ये डुअल नेचर को बिलीव नहीं करता। जैसे इस पूरे वाक्य में अगर नोटिस किया होगा, बोहर ने रेडिएशन को वेव मांगा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी और वो पार्टिकल माना है। जबकि एक प्रिंसिपल है आगे, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये फ्रेंच आदमी लुई डी ब्रॉयस, इसने प्रूव कर दिया था।
कि वेवलेंथ, पार्टिकल मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी इज लीनियर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम तो बता दिया, उसका वेवलेंथ कौन बताएगा? तो उसने बताया ही नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव करता है वो ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ऐसे मूव कर रहा होता है। तो देखो ध्यान से, सर्कल के ऊपर वेवलेट्स बन रहे हैं, देखो ध्यान से। तो 2 पाई आर जो टोटल डिस्टेंस है एक सर्कल का, वो एक्चुअल में एन लैम्डा होता है। एन होता है शेल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और लैम्डा होता है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो तुम निकालते हो लैम्डा का एक्सपोनेंट से। तो बोहर ने डुअल नेचर को फॉलो नहीं करवाया। दूसरा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द ओनली करेक्ट थिंग इन दिस होल चैप्टर। अब सुनो ध्यान से, एक बात बताओ, अगर तुम यहां से अपने घर से दौड़ते हुए एक आंगन तक जाते हो, आंगन 20 मीटर दूर है, तुमने ये काम 10 सेकंड में कर लिया, तुम्हारी स्पीड क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड है। पर अगर मैं तुमसे पूछ लिया कि जब तुम गेट पास किए थे तो तुम्हारी स्पीड क्या थी, एग्जैक्ट स्पीड तो नहीं बता पाओगे, एवरेज बता पाओगे, एग्जैक्ट तो बिना चीज के कोई बता ही सकता नहीं। और ये मैं तुम्हारी बात करूं, तुम दिख रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो दिखता भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो दिखता भी नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन दिखता भी नहीं है, तो अब भैया अब क्या करें? भाई कोई भी चीज जो माइक्रोस्कोपिक होती है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड कोई बता ही नहीं सकता, और बोहर ने दो फॉर्मूले डिराइव करके रखे हुए हैं। रेडियस ऑफ ऑर्बिट 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट एन 2.18 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड बाई एन। बोहर भला हो भाई, ये मतलब पॉसिबल ही नहीं है डिटरमाइन करना। हाइजेनबर्ग ने प्रूव भी कर दिया था। मैं तुमको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, तुमको अपने आप को देख लो। तुम अपनी हर पोजीशन पे एग्जैक्ट स्पीड पता कर ही नहीं सकते, कभी कुछ भी कर लो, राइट? वो एवरेज स्पीड होती है, यस और नो? तो फिर, तो भाई ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट, एंड बोहर डिड इट, तो ये भी ड्रॉबैक हो गया। अब बोहर की गलती क्या थी? वो शेल वाइज ही रह गया, N1 N2 N3 N4। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि अभी तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसी आ रही हैं, राइट? अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, जीमन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना? करेक्ट, जीमन इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट, अगर ये लगा दिया तो इन दोनों की भी जो लाइंस है ये स्प्लिट हो रही थी। अभी कितनी 6 लाइंस आ रही है ना, ये 12 18 ऐसे स्प्लिट हो रही थी। मतलब शेल के अंदर भी सब एनर्जी लेवल्स, इनको हम सब शेल्स कहते हैं, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई थी। यहाँ हो गई गड़बड़, यहाँ हो गई गड़बड़। अब गड़बड़ तो हो गई। तो बोहर मॉडल ने, पहली बात तो, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, हर चीज का रेडिएशन का नेचर भी है, मतलब वेव नेचर भी है, वेवलेंथ, और पार्टिकल नेचर भी है, मोमेंटम। दूसरा, अनसर्टेन चीजें एग्जैक्ट निकाल ली उसने, बेवकूफ आदमी। और तीसरा, उसने ये तो बताया नहीं सब शेल लेवल भी हो सकते हैं। तो ये उसके ड्रॉबैक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट तो पता होना चाहिए। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक, इसके ऑर्बिट सर्कुलर थे, नील बोहर के ऑर्बिट सर्कुलर थे। ये देखो मॉडल दिखाऊं तुमको मैं, या कहीं तो होगा इसका मॉडल। अच्छा। हम्म। नहीं बनाया, शर्म के कारण। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स कैसे होते हैं? 2 डायमेंशनल होते हैं। एटम्स तथा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, मैटर 3D होता है। तो 3D मैटर का जो एटम है वो 2D कैसे हो गया? इतना बड़ा ड्रॉप है, लोग पता लगा नहीं बैठ के, बताओ, हद ही कर रहे हैं भाई। ये लिमिटेशन है।
ठीक है ना। ये वो सब लिखा हुआ है, सीमेंस, स्टार के पेट सब लिखा हुआ है इसमें। तो अब आते हैं फाइनली क्वांटम नंबर्स पे। तुम्हें पूरा क्वांटम नंबर नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, मैं जितना बताऊंगा उतना पढ़ो, काम हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना, शेल जो होता है उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स होते हैं एस, पी, डी, एफ। अब याद कैसे रखोगे? जीरो, एल इक्वल टू जीरो। शेल तो होता है एन से, होता है N1 N2 N3। सब शेल एल इक्वल टू जीरो। जीरो स्फीयर होता है एस। वन, पॉइंट कर रहे हो, पी। टू, दो, डी। थ्री, थ्री, थ्री मतलब फ्लो, तीनों दिशाओं में फ्लो कर रहा है, एफ। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हो? दो, छ, 10, 14। एक याद कर लो, फिर ए भी बना दो, +4 +4 +4। इतना याद रखो। अब तुम्हें बस आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो कैसे याद करो, बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन भरते कैसे? द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अरे हो गया बहुत फिर। श्रोडिंगर, हिटलर से लड़ लिया था, जाओ तू भी। काम की पढ़ानी मेरे को। जो शेल होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और सब शेल होता है उसके अंदर वो एटॉमिक क्वांटम। कौन कौन सा? एसपीडीएफ होता है। ये देखो, ये दिए हुए हैं, ये सब शेल्स है। 0s1p2d3f, याद रख लोगे ऐसे। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल होता है। अब इन्हें भरते कैसे? ये इन लोगों ने एक सांप बना के दिया होगा। कहाँ है ये सांप इनका? भरने वाला सांप कहाँ है? अरे भाई, N+L सांप कहाँ है? ये रहा। मैंने इस सांप को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे कुंडली मारते हुए रोक दिया, मैंने सीधे खींच दिया ऐसे सांप को। तो अब सांप जब खींचा ना तो ऐसा आया। खाली स्पेस कहाँ है? खाली स्पेस चाहिए मेरे को। अभी समझा दूंगा फिर 2 मिनट में। हाँ, ऐसे समझाया मैंने, देखो ऐसे। ठीक है, अगर आप डीपीएस में पढ़ते हो आप बहुत खुश रहना चाहिए आपको। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है। अब नंबरिंग एस की चालू होती है 1 से। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। पी की चालू होती है नंबरिंग 2 से। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। डी की चालू होती है 3 से। 3d, 4d, 5d, 6d। एफ की चालू होती है, एफ की चालू होती है 4 से। 4f, 5f। अब तुमको इसी ऑर्डर में भरना है, और क्या याद रखना है कि एस में होते हैं 2, पी में होते हैं 6, डी में 10, एफ में, इससे ज्यादा नहीं भर सकते उनमें, ध्यान रखना इस चीज का। याद रहेगा। अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, इधर देखो, एक्सेप्शन वाली तो याद करनी पड़ेगी। बट जैसे मान लो कोई कंफ्यूजन उठाता हूं, जैसे ये देखो, क्लोरीन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 17 इलेक्ट्रॉन है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। आई थिंक यहाँ तक भर जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, 3 4, 17 इलेक्ट्रॉन। 1s में कितने आएंगे? 2। कितने बचे? 15। 2s में 2, 13, 6, 10, 7 बचे। 2, 15। पी में 6 आ सकते बट 5 ही बचे। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया, देखो यहाँ पे भी यही है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसे हम ऑफ बॉब कहते हैं, ऑफ बॉब। इसका नाम नहीं, ऑफ बॉब बोलते हैं। N+L का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। एक तो ये चीज सीख जाओ। दूसरा, शेप्स, बॉन्डिंग के लिए। तो एस तो है स्पेरिकल, 0s स्पेरिकल। तो उसका शेप बड़ा सिंपल है। अभी दिखाता हूँ।
ठीक है, देखो जैसे 1s है तो वो छोटा स्फीयर, 2s उसके ऊपर है बड़ा स्फीयर, 3s उसके ऊपर है उससे बड़ा स्फीयर एंड सो ऑन। तो 1s, 2s, 3s। अब p कैसे है इतना बताता हूँ मैं। p ऐसे याद रखना है, जैसे मान लो 2px है, तो एक्स वाई जेड एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो x के अबाउट दो लोब्स बना दो ऐसे, एक प्लस एक माइनस। अगर y है तो एक प्लस एक माइनस, z है तो ऊपर एक प्लस एक नीचे माइनस। ये सारा का सारा क्या हो जाता है, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, ये लोब्स हो जाते हैं, ये p हो गए। कैसे तो रखोगे, स्फीयर है, इसको दोनों साइड से गला घोट दो इसका, तो इधर से एक बन जाएगा इधर से एक बन जाएगा, ये p बन गया। अब यहाँ से भी गला घोट दो, तो एक इधर बन जाएगा, ऐसे बता दूसरा बनाता हूँ, एक ऐसा बन जाएगा लोब, एक ऐसा बन जाएगा, एक ऐसा, ये कौन सा है, डी है। ऐसे याद कर लो। तो पी एक्स पी वाई पी जेड तो याद होगा, और ध्यान रखना पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, बट पी डब्ल्यू नहीं होता। सो सॉरी, हाँ मतलब बता रहा हूँ एक्स वाई जेड होता है, डब्ल्यू नहीं होता, है ना। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। ये दो चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक में लिखना, दूसरा इनका साइज, उनका उनका कहते हैं शेप। डी के देखो मैं बताता ना, कितने लोब होते हैं, चार होते हैं, एस में एक, पी में दो, डी में चार। तो डी एक्स वाई है तो एक्स वाई के अलोंग, डी वाई जेड है वाई जेड के अलोंग, डी एक्स जेड है तो ये डी वाई जेड है, ये वाई और जेड के अलोंग इस टाइप से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई के ऊपर। और डी जेड स्क्वायर तो अजीब सा ही है, क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ने घेर लिया ना, तो इसलिए एक डोनट बना दिया बीच में इन लोगों ने, भूख लग गई। ठीक है, प्लीज ये फॉर्मूले पढ़ लेना, इसको नोड्स कहते हैं, एंगुलर रेडियल नोड्स। समझो तो कैसा होता है, ये 1s है, हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये 2s है, हर जगह मिलेगा बस बाउंड्री पे नहीं मिलेगा, तो 2s में एक है। 3s में दो बाउंड्रीज है, 1s 2s की बाउंड्री, 2s 3s की बाउंड्री, तो ये दो हो गए। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स हो जाता है एन, रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन। 1s के लिए 1 0 1 माइनस करो 0 हो गया, 2s के लिए 2 माइनस 0 माइनस वन, 1 हो गया। देखो सेम वैल्यूज आ रही हैं। अब एंगुलर नोड, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, इसमें कोई प्लेन है ऐसा जहां एंगल नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, नहीं, जीरो। इसमें एक है, इसमें दो हैं, तो एंगुलर नोड्स, ये रेडियल नोड्स आ गए n माइनस एल माइनस वन। n इज शेल नंबर, l इज सब शेल नंबर, प्रिंसिपल एजीम्यूथल। दूसरा वाला हो जाएगा l, दैट्स इट, एंगुलर नोड्स। ये बस याद रख लेना यहाँ से पढ़ के, सीधे क्वेश्चन ही आते हैं उसको। ठीक है ना, जैसे कोई पूछता है ये 4s है, तो 4 मतलब n इक्वल टू 4, s मतलब स्फीयर, स्फीयर मतलब जीरो, l इक्वल टू जीरो, बस इतना आना चाहिए। कोई 3d बोल देगा तो n इक्वल टू थ्री, l इक्वल टू टू। कोई 2d बोल देगा तो बोलना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों, ये n की वैल्यू भी 2 है और d, l की वैल्यू, d मतलब दो, l की वैल्यू भी 2 है, ये कैसे आ रही है, l की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर n माइनस वन तक होती है, याद रख लेना। ठीक है, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ खास नहीं पूछता उसमें, और बहुत इजी भी होता है। ठीक है ना, समझाता हूँ। मान लो डी ऑर्बिटल, डी सबशेल है, डी सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो एम एल की वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। कैसे गिनोगे, एल जो दिया रहेगा तुमको, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -l से +l गिनना। ये सब एक ऑर्बिटल्स हैं जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। जो ऊपर एरो है उसको प्लस हाफ मानती है एनसीईआरटी, नीचे एरो को माइनस हाफ मानती है। प्लस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ स्पिन होता है, और कुछ नहीं है इसमें। तो तुमको बस इतना याद रखना है इसमें कि जितना -l टू +l करो उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इनको भरने का तरीका लास्ट, हंड्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे याद रखोगे, जैसे मान लो कभी तुमको 3d7 दे दिया, स्कूल के बता रहा हूँ सिर्फ मैं, इतना याद रखो काम हो जाएगा। 3d7,
अब डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2। तो एम एल की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 +2। कितनी वैल्यूज? 5 वैल्यूज आ गई। तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अब इसको ट्रिक क्या बताता हूं मैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है। फर्स्ट फिल देम सिंगल, देन लेट देम मिंगल। ऐसे भरते हैं कि टोटल स्पिन मैक्सिमम आए। इसको हंट्स रूल कहते हैं। ठीक है। तो बस जितना मैंने बताया इतना अच्छे से कर लोगे तो स्कूल एग्जाम्स के लिए आराम से हो जाएगा। मैंने जो बताया वो सिर्फ क्विक एनसीडी रिकैप था कि क्या क्या पढ़ना है उसमें से। अब जब तुम ये वीडियो एक बार देख लोगे फिर एनसीडी रीड करोगे, तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी, तुम्हें पढ़ना इजी हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, हाइजनबर्ग के अलावा जो कुछ समझा है सब बकवास है। कोई भी चीज जो बताई थी वो रियल नहीं है, सब एक थ्योरी है जो मैंने पढ़ी तुम्हें पढ़ा दी, बस दैट्स इट। ठीक है। एक जेड इफेक्टिव आता है, इसका ध्यान रखना। जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव, जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और एन कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2s है और 3s है, तो 2s और 3s में क्लोजर कौन है? 2s है। तो 2s पे जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, 3s पे जेड इफेक्टिव कम होगा। ये फंडा होता है। इस पे तो एडवांस में क्वेश्चन आ गया था इस बार, ये जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है वाली जेड इफेक्टिव वाली। बस दैट वुड बी ऑल। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। कोई चीज ना आए समझ में तो यू नो वेयर टू व्हाट टू डू। ठीक है। सेंड मी अ मैसेज ऑन दिस नंबर कि सर एक बार ये टॉपिक एक बार फिर समझा दो। आप जो बता रहे थे वो ठीक है बट क्लियर नहीं आया मुझे, कोई एग्जांपल देकर समझा दो मेरे को। 7869100382। ठीक है। आई होप दिस हेल्प फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। बाकी भगवान पे भरोसा रखना।